ताजमहल को लेकर आजकल चर्चा फिर से तेज हो गई है ना। एक नई फिल्म आई है और इसके साथ ही वो पुराने सवाल फिर से उठने लगे हैं कि आखिर इसकी असली कहानी है क्या। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। मंदिर या मकबरा? हम दावों को भी देखेंगे, थ्योरीज को भी समझेंगे और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि ऐतिहासिक दस्तावेज और सबूत आखिर कहते क्या हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी की जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये है तेजो महालय का दावा। इसे सामने रखा था पीएन ओक ने, जिनका कहना था कि ताजमहल दरअसल एक मकबरा है ही नहीं, बल्कि ये तो एक पुरानी हिंदू इमारत थी जिसका नाम था तेजो महालय। अब देखिए, उनके तर्क के कुछ मेन पॉइंट्स थे। पहला तो नाम को लेकर उनका मानना था कि ताजमहल कोई ओरिजिनल नाम नहीं है, ये संस्कृत के तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। और महल शब्द तो संस्कृत का ही है, जिसका मतलब हवेली होता है। फिर उन्होंने आर्किटेक्चर की बात की, जैसे कमल का फूल, कलश, ये सब हिंदू डिजाइन है। और एक और बड़ा दावा था कि ये असल में राजा जय सिंह की हवेली थी। लेकिन यहीं पर इतिहासकारों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन नजर आया, और वो भी ओक के अपने ही तर्कों में। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसमें हिंदू प्रतीक हैं, कमल है, कलश है, इसलिए ये एक मंदिर था। पर दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये तो राजा जयसिंह की हवेली की। तो सवाल ये उठता है कि ये असल में था क्या, मंदिर या हवेली? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और शायद इसी तरह के विरोधाभासों की वजह से उस दौर के जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने ओक के दावों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और हम यहाँ सिर्फ एक विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के माने हुए दक्षिणपंथी इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार, उन्होंने भी ओक के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने उनके साथ एक ही जर्नल में अपना काम छपवाने से भी मना कर दिया था। अच्छा, अब नाम वाली बात पर वापस आते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अगर आप मुगलों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो उनमें कहीं भी ताजमहल नाम का जिक्र नहीं है। इसका जो असली आधिकारिक नाम था वो था रोज़ा-ए मुनव्वरा। इसका मतलब होता है द इल्यूमिन्ड टूम या चमकदार मकबरा। तो फिर ताजमहल कहाँ से आया? ये दरअसल आम लोगों के बीच पॉपुलर हुआ नाम था। तो जब ऑफिशियल नाम ही कुछ और था, तो ये थ्योरी कि इसका नाम तेजो महालय से बिगड़ा थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। चलिए अब एक और बिल्कुल अलग दावे पर आते हैं। ये विवाद बहुत पुराना है, मतलब कॉलोनियल जमाने का। और ये थ्योरी ये थी कि भाई इतनी कमाल की, इतनी शानदार इमारत कोई हिंदुस्तानी बना ही नहीं सकता, जरूर इसे किसी यूरोपियन ने डिजाइन किया होगा। इसकी जड़ें एक दिलचस्प किस्से में हैं। 17वीं सदी की बात है। शाहजहां के दरबार में एक फ्रेंच डॉक्टर था, फ्रांसवा बर्नियर। एक दिन वो अपने एक दोस्त को, जो फ्रांस से नया नया आया था, ताजमहल दिखाने ले गया। और जैसे ही उसके दोस्त ने ताज को देखा, उसके मुंह से निकला, अरे ऐसी इमारत तो पूरे यूरोप में भी नहीं है। अब मजे की बात देखिए, बर्नियर ने बाद में अपनी डायरी में लिखा कि अपने दोस्त की ये बात सुनकर उससे बड़ी राहत मिली, बड़ी तसल्ली हुई। क्यों? क्योंकि उसे ये डर लगने लगा था कि कहीं हिंदुस्तान में इतने साल रहकर उसका दिमाग, उसका टेस्ट इंडियन तो नहीं हो गया है, और शायद वो अच्छी और बुरी चीज में फर्क करना ही भूल गया है। एक मिनट, एक पढ़ा लिखा, दुनिया घूमा हुआ इंसान ऐसा क्यों सोच रहा था? क्या वजह थी इसके पीछे? वजह थी उस जमाने की सोच, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। यूरोप में ये मानना बहुत आम था कि भारत के लोग कला में, आर्किटेक्चर में उतने काबिल हो ही नहीं सकते, कैसे कोई चीज बना दें। और इसी सोच के चलते उस दौर के कई यूरोपियन ट्रैवलर्स ने अपनी किताबों में लिखा कि ताज का आर्किटेक्ट कोई पुर्तगाली था, या कोई फ्रेंच था, या कोई इटालियन था। तो ये तो हो गई थ्योरीज और धारणाएं। लेकिन अब बात करते हैं ठोस सबूतों की, मतलब उन असली कागजों की, उन दस्तावेजों की जो हमें सीधा उस जमाने में ले जाते हैं और बताते हैं कि सच क्या था। देखिए, हमारे पास 3 तरह के पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं। पहले हैं फरमान, मतलब बादशाह के शाही हुक्म। दूसरे हैं चिट्ठियां, जो उस समय की बातचीत और खत किताबत हैं। और तीसरे, और शायद सबसे जरूरी, है सियाह-ए-इमारती। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल डायरी थी, एक एक चीज का हिसाब किताब। तो इन दस्तावेजों से जमीन की पूरी कहानी साफ हो जाती है। हुआ ये था कि शाहजहां के दरबारी ज्योतिषियों ने कहा कि ये जगह मकबरे के लिए सबसे अच्छी है। तब शाहजहां ने एक फरमान भेजकर मिर्जा राजा जय सिंह से ये जमीन मांगी। जवाब में जय सिंह ने खत लिखकर अपनी रजामंदी दे दी,
और इसके बाद शाहजहां ने एक और फरमान जारी किया जिसमें जय सिंह को उस एक हवेली के बदले 4 दूसरी हवेलियां दी गईं। मतलब ये एक प्रॉपर ऑफिशियल अदला बदली थी दो राजाओं के बीच। जी हाँ, एक के बदले 4। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई जबरदस्ती का कब्जा नहीं था। जो मुआवजा दिया गया वो उस जमीन की कीमत से कई ज्यादा था। और अब आते हैं उन कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स पर, मतलब सियाहे इमारती पर। ये तो कमाल ही है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी डिटेल में सब कुछ लिखा गया है। संगमरमर मकराना से आया, लकड़ी कहाँ से आई, सामान ढोने वाली गाड़ियों का खर्चा, आने जाने में लगा टाइम, यहाँ तक कि कितने आदमी, कितनी औरतें, कितने बच्चे काम कर रहे थे और उनको रोज की कितनी दिहाड़ी दी जाती थी। एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है। तो ठीक है, यूरोपियन आर्किटेक्ट वाली बात तो खारिज हो गई, पर सवाल तो वहीं का वहीं है। आखिर फिर इसे बनाया किसने? कौन था इसका चीफ आर्किटेक्ट? कौन थे वो लोग, वो कारीगर जिनके हाथों ने इस अजूबे को खड़ा किया? और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। बड़ी अजीब बात है कि जिन रिकॉर्ड्स में मजदूरों की दिहाड़ी तक का हिसाब है, उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, जैसे बादशाहनामा में, कहीं भी चीफ आर्किटेक्ट का नाम ही नहीं लिखा है। उनकी तारीफ तो है बड़े बड़े शब्दों में, लेकिन नाम गायब है। लेकिन बाद की लिखाइयों से कुछ सुराग मिलते हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी का। ये बात हमें कैसे पता चली? उनके ही बेटे लुत्फुल्लाह मुहंदिस, जो खुद एक कवि और गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, उस्ताद अहमद के पोते ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जो देखने में बिल्कुल ताज की छोटी कॉपी जैसा लगता है। तो ऐसा लगता है कि ये आर्किटेक्ट्स का पूरा एक खानदान था, एक तरह की फैमिली गिल्ड। पर एक आर्किटेक्ट तो सिर्फ डिजाइन बनाता है, इमारत को खड़ा तो करते हैं हजारों कारीगर। और ताजमहल के असली हीरो यही लोग थे। इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी ताज के पत्थरों पर मौजूद हैं। हजारों की तादाद में राजमिस्त्रियों ने अपने निशान और यहाँ तक कि अपने नाम देवनागरी लिपि में पत्थरों पर छोड़े हैं। ये उनके काम का जीता जागता सबूत है। तो फिर सवाल उठता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इनके नाम क्यों नहीं है? देखिए, इसकी वजह उस समय का सामाजिक ढांचा था। आज हम आर्किटेक्ट को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, लेकिन उस जमाने में वास्तुकार, या जिसे सूत्रधार कहते थे, उसे एक हुनरमंद कारीगर या क्राफ्ट्समैन माना जाता था। उसका दर्जा किसी बड़े दरबारी या हकीम जैसा नहीं होता था। इसीलिए शाही इतिहास में बादशाह की तारीफ होती थी, इमारत की तारीफ होती थी, लेकिन बनाने वाले का नाम अक्सर नहीं लिखा जाता था। तो सारे दस्तावेजों और सबूतों को एक साथ रख के देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि जमीन एक हवेली की थी। इसे जबरदस्ती नहीं छीना गया, बल्कि मुगल बादशाह और एक ताकतवर राजपूत राजा के बीच इसकी अदला बदली हुई। और किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में उस जमीन पर मंदिर होने का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, और ये सवाल हम सब के लिए है। इतिहास आखिर बनता किस चीज से है? ठोस दस्तावेजों और सबूतों से, या फिर उन धारणाओं, उन कहानियों से जो हम पीढ़ियों से सुनते आए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।